हेलो। आप सभी का नमस्कार। मैं हूं राजगोपाल चौधरी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल चिल्ड्रंस डेन में। और आज हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में रोल प्ले मेथड और लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान मेथड, व्याख्यान पद्धति की क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उनको संयोजन करके हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो है, आजकल आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे और सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो ये सब चीज समाज में बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। और धीरे धीरे करके सिर्फ व्याख्यान पद्धति से ये हम बोल सकते हैं कि ये अभी बोर लगने लगता है। तो क्या क्या ऐसी नवीन नवीन पद्धतियां हैं जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे रोल प्ले और व्याख्यान विधियों का। यहाँ पे हम इस जो आज का वीडियो है इसमें हम उसका रिसर्च करने करेंगे, अन्वेषण करने का कोशिश करेंगे और उनके लाभों का और कमियों का पता लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले रोल प्ले पद्धति। तो रोल प्ले पद्धति क्या है, रोल प्ले विधि क्या है? ये एक हम बोल सकते हैं कि इंटरेक्टिव शिक्षण पद्धति है। ओके, इंटरेक्टिव शिक्षण दृष्टिकोण बोल सकते हैं, जहाँ जो छात्र होते हैं वो विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट भूमिका किसका निभाते हैं? जैसे हम कोई इतिहास पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, खास करके चलिए मान लेते हैं कि इतिहास पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे कोई आंदोलन पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्वाधीनता के आंदोलन बहुत सारे हुए थे। तो उस आंदोलन को पढ़ने के बाद व्याख्यान पद्धति में बच्चों को समझाने के बाद क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को बोल सकते हैं कि एक एक रोल लीजिए और उसी हिसाब से आप करिए, रोल प्ले करके आप सीखिए। तो इसमें क्या होता है, वो लोग एक टीम बनाते हैं, उनके अंदर एक सूझबूझ समझ आता है। तो ये हो गया शॉर्ट में कि रोल प्ले पद्धति क्या है। आगे हम देखेंगे इसके इसके लाभ क्या क्या है। लाभ है सबसे पहले कि एंगेजमेंट। ये क्या करता है, बच्चों को एंगेज करके रखता है। और जो छात्र होते हैं उनके रुचि से ये देखिए, रुचि से एक मिनट, अपने रुचि हो गया या अपने रचनात्मक को बढ़ावा देते हुए, तो अधिगम के प्रक्रिया में वो प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। अधिगम के प्रक्रिया में जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें बच्चे रोल प्ले से एंगेज्ड होते हैं और अच्छे से भाग लेके अपने से ही वो सीख सकते हैं। दूसरे में है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? जो लोग इंग्लिश के हैं उनके लिए दिक्कत ना हो, तो अमूर्त चिंतन मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जो रोल प्ले है उसमें जो छात्र होते हैं वो जो रियल लाइफ होता है, जो रियल वर्ल्ड होता है, जो वास्तविक दुनिया होता है, उसके ही अनुरूप, उसके ही समान कुछ परिदृश्यों के भीतर जानकारी का विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब क्या, संश्लेषण मतलब क्या? विश्लेषण मतलब हो गया एनालिसिस, संश्लेषण मतलब हो गया सिंथेसिस, मूल्यांकन हो गया इवेल्यूशन। तो ये सब करने की जो रोल प्ले मेथड में जो चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में जानने का, सीखने का जो क्षमता होता है वो बढ़ता है रोल प्ले मेथड से। आगे देखेंगे तो संप्रेषण शैली। इसमें क्या होता है, अपने बच्चे अपने पियर्स ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब वो बातचीत करता है, जब वो वाक विनिमय करता है, तो वो एक्टिव रहता है। और उससे क्या होता है, उसका जो विचार व्यक्त करने का जो क्षमता होता है या कुछ चीजें सीखने का क्षमता होता है, वो बेहतर होता है। और खास करके बोलने का और सुनने का, बोलने का यानी कि स्पीकिंग, और सुनने का यानी कि लिसनिंग, ये दो भी उसका जो स्किल्स होते हैं ये भी विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट में है कल्पना। तो जब रोल प्ले करता है बच्चा, उसके बाद किसी के रोल को प्ले करने के बाद वो नए नए चीजों के बारे में कल्पना करने लगता है। जब वो पहली बार रोल प्ले करता है, रोल वो करते वक्त वो कल्पना करता है ना कि वो कैसे होंगे, कैसे बात करते होंगे, या जब टीचर उसको बताए होंगे कि वैसे बात करते थे वैसे, तो पहले वो कुछ करने से पहले सोचता है ना कि ऐसे करते होंगे, मुझे भी ऐसे करना है। तो एक करने के बाद धीरे धीरे करके उसके अंदर और भी ऐसे कल्पनाओं की, ऐसे इमेजिनेशन वहां पे क्रिएट होता है।
उसके में क्रिएटिविटी आती है, जिसमें वो जो नई नई दुनिया है और उसकी संस्कृतियों का पता लगाने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं हम व्याख्यान व्याख्यान पद्धति की, यानी कि लेक्चर मेथड की। तो जो लेक्चर मेथड है, जी हाँ, ये फोटो देख रही है, मैं खुद हूँ। तो मैं कहीं पे ये दे रहा था प्रेजेंटेशन, उसी का मैं डाल दिया हूँ। तो जो लेक्चर मेथड है, खास करके ये हमको पता है कि एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि पारंपरिक पद्धति जो बहुत सालों से चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। अब देखते हैं और ये जो ट्रेडिशनल पद्धति है, इसमें एक में सीक्रेट सीक्रेट क्या ही है, सब जानते ही हैं कि अब आगे जाके ये मेरे टीचर्स भी देखेंगे तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं है कि कभी कभी टीचर्स भी जब लेक्चर देते हैं ना, मैं खुद बोर हो जाता हूँ यार, मैं भी सो जाता हूँ। यानी कि जो व्याख्यान पद्धति है, इसमें कम से कम समय में, यानी कि लिमिटेड टाइम में ज्यादा लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पे जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं, टीचर पोडियम पे खड़े हो जाते हैं और अपना लेक्चर देते जाते हैं। उसमें से क्या होता है कि कम से कम समय में एक बड़ा सा सिलेबस होता है, उसको कवर करने के लिए ये सहायक होता है। तो आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं, जैसे कि एफिशिएंट फ्लो, कुशल वितरण। तो व्याख्यान पद्धति एक आजमाई हुई, जी हाँ, पहले से बहुत, जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, तो ये इसको बहुत दिनों से आजमाया जा रहा है। तो ये आजमाई हुई है, परखी हुई है शिक्षण तकनीक है, जो कम समय में बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो रहता है, यानी कि एक संरचित प्रवाह रहता है। यानी कि जो व्याख्यान विधि सुव्यवस्थित विषयों के लिए आदर्श है, क्योंकि यह छात्रों को विषयों और उनकी जो प्रयोज्यता के बीच संबंध को जल्दी से समझने में मदद करती है। जैसे कि हो गया, ऐसे कौन से विषय हैं जो सुव्यवस्थित, जिनको सुव्यवस्थित विषय बोला जाता है। तो मैं बोलना चाहूंगा वो खास करके हमारे हो गए, जैसे कि भूगोल हो गया, ये सुव्यवस्थित है। आप पहले वाले को नहीं समझेंगे तो उसके बाद जो आएगा उसको नहीं समझ पाएंगे। और खास करके साइंस के जितने होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये क्या होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप नेचर में होते हैं। तो इनको आप अगर जो पहले पॉइंट होता है या पहले का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो बाद में आप इसको समझ नहीं पाएंगे। अगर हम सामाजिक विज्ञान का बात करें तो सामाजिक विज्ञान में सिर्फ भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें आप पहले के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो बाद के कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फ्लो का बात यही है कि जो व्याख्यान पद्धति में वो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से आप हमको बताया जाता है कि जो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप सिलेबस देखते हैं ना, आपका सिलेबस होता है, तो सिलेबस में भी होता है कि पहले हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं, तो उसके बाद में जो सब पॉइंट्स होते हैं उनके तरफ हम जाते हैं। तो यही है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो होता है। उसके बाद से स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी होती है। तो जो अनुभवी शिक्षकों के व्याख्यान निस्संदेह उन विषयों पर स्पष्टता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खास करके किसी किसी टीचर्स के जो लेक्चर पद्धति है, व्याख्यान पद्धति, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बात में बोला जाता है ना कि ज्यादा जो ज्ञानी होते हैं कि वो अपने में ही एक्सप्लेन करने में, डीप में, बहुत ही गहराई में चले जाते हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाता है। तो ये भी होता है। तो जो ज्यादा अनुभवी टीचर होते हैं, निसंदेह उनके कोई डाउट नहीं है कि वो अपने जो भी पढ़ाते हैं, जो भी विषय पढ़ाते हैं, उसमें वो क्लैरिटी दे देंगे। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि पूरे एकदम ऐसे गहराई में चले जाते हैं कि बोलते 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 उनके पास ऑब्वियसली ज्यादा ज्ञान होता है। अब हम उस लेवल पे तो पहुंचे नहीं हैं, तो वो जाते जाते इतने गहराई में चले जाते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए वो चीज अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लग जाता है, या तो उनको बहुत ही डिफिकल्ट लग जाता है, उनकी सर के ऊपर से बाउंस हो जाता है। उसके बाद है समय प्रबंधन। जी हाँ, ये जो व्याख्यान पद्धति, इसमें समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी सबसे बड़ा लाभ है इसका, कि व्याख्यान पद्धति जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम में
और लिमिटेड टाइम में एक बड़ा सा भास्ट सिलेबस को कवर कवर करने के लिए इसको आदर्श माना जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आदर्श माना जाता है। तो कम से कम समय में अगर बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको खत्म करना है तो लेक्चर मेथड जो है सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे छात्राओं को एक साथ ज्ञान पहुंचाने का एक मात्र जरिया इसको बोल सकते हैं हम। और एक मात्र जरिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे आदर्श जरिया इसको बोल सकते हैं। उसके बाद रोल प्ले है। तो रोल प्ले में क्या क्या सीमाएं हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। तो रोल प्ले में जो सीमाएं हैं, सबसे पहले अत्यधिक समय का व्यय व्यय बिल्कुल अत्यधिक समय का व्यय। इसका मतलब है कि जब हम रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले करेंगे किसी चीज, किसी के बारे में हम पहले जानेंगे, रोल प्ले करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो उसमें समय तो लगेगा। और एक चीज, बहुत सारी सामग्री वाले पाठ्यक्रम क्या है, जैसे कि खास करके साइंस के हो गए, खास करके साइंस के हो गए, अगर हम सामाजिक विज्ञान में बात करें तो भूगोल के होंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल करना होता है, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स जरूरत होती है। जैसे कि साइंस में हो लगती है, भूगोल में भी लगते हैं इक्विपमेंट्स, उसमें सर्वे करना होता है, उसमें आपको आउटकम्स निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगता है, तो इसमें समय का जो है ज्यादा खर्च होता है। और हम इसकी दूसरी सीमा की बात करें तो ये जो है कि जटिलता, यानी कि कुछ ऐसी भी विषय होती हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं कि हमेशा वास्तविक दुनिया को, यानी कि रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे, उन्हीं स्थिति को, सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे। तो उससे क्या होगा कि उससे कभी कभी ये हो सकता है कि हम वो जो रियल चीजें हैं रोल प्ले मेथड के जरिए सीख ना पाए। ये एक जरूरी उसका डिसएडवांटेज है, जो कि इसको कुछ करके सुधारना चाहिए। अगर हम रोल प्ले मेथड को फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हैं तो इसकी ये जो जटिलता है, ये जो डिसएडवांटेज है, इसको दूर करने के लिए बहुत जल्दी हमें प्रयास करना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि व्याख्यान विधि में क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब कि इसके डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस में दो डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हो गया सहभागिता का अभाव। बिल्कुल, अब व्याख्यान विधि में आप क्लास में तो चुपचाप बैठ के सुनेंगे, टीचर को सुनेंगे, प्रोफेसर को सुनेंगे, तो आप यहाँ पे आपका सहभागिता कहाँ है? ठीक है, तो व्याख्यान छात्रों को कम बातचीत और चर्चा के अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल अवसर प्रदान करते हैं, क्या कम अवसर प्रदान करते हैं। आप चुपचाप, और कुछ टीचर्स होते हैं क्या है, मेरे क्लास में आप बात नहीं करेंगे, मेरे क्लास में आप फोन नहीं उठाएंगे, आप फोन को स्विच ऑफ करके रखिए। अगर आपके घर वालों को कुछ ज्यादा अगर जरूरी है, अगर हम बोलते हैं जैसे कि अगर घर से कॉल आ गया, कुछ जरूरी हुआ, तो अगर ज्यादा जरूरी है तो मेरा नंबर दे दीजिए, मुझे पहले बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि बातचीत करने का मौका नहीं देते आपको। अगर बाहर जाना होगा कुछ काम के लिए, कुछ जरूरी काम, तबीयत खराब, तो भी नहीं जाने देंगे। तो इसमें आपको बातचीत बातचीत का और चर्चा का अवसर नहीं मिलता है, और जिससे हमको ऑप्शनल दृष्टिकोण, यानी कि वैकल्पिक दृष्टिकोण, इस चीज का वैकल्पिक दृष्टिकोण खोजने में हम सीमित हो जाते हैं। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो बोरेडम। बिल्कुल यार, अगर हम लेक्चर मेथड की बात करें और वहां उसमें बोरेडम ना आए तो फिर लेक्चर मेथड इनकम्प्लीट है। तो जो ये ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड है, ये कभी कभी क्या होता है कि छात्रों को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हो, तो बहुत डीप में चले जाते हैं, और उनकी चीजें जो होती है हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। उनके पास ऑब्वियसली बहुत नॉलेज होता है और रिसर्च करके आए होते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन होता है ये चीज है कि जो बहुत डीप में जाते हैं, कभी कभी उनका क्लास हमको बोर लगने लगता है, और मुझे भी कभी कभी लग जाता है, क्योंकि मैं इतना टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं भी एवरेज मान के चलिए। तो कुछ कुछ कभी कभी ये हो जाता है कि ये भी कभी कभी बोरेडम के लिए, टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और छात्र के लिए मुश्किल हो जाता है समझने के लिए। अब आते हैं हम निष्कर्ष में, यानी कि कंक्लूजन में। कंक्लूजन में सबसे पहले हम शिक्षण जो रणनीतियां हैं उसके बारे में देखेंगे, कि जो रोल प्ले है और लेक्चर मेथड है, ये दोनों ही आज के जमाने में आवश्यक है।
आप सिर्फ आज के जमाने में आप सिर्फ लेक्चर मेथड को लेक्चर मेथड के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ना ही आप सिर्फ रोल प्ले मेथड के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। आपको चाहिए आज के टाइम में, आज के डेट में आपको दोनों चाहिए। तो जो विविध शिक्षक शैक्षिक रणनीतियां रुचि और प्रेरणा को प्रोत्साहित करती है। तो अ, आपने कभी पढ़ा होगा बीएड में, तो आप बीएड के जो जो स्टूडेंट्स हैं, आप एक चीज को, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपके पास 10 टीचिंग मेथड्स होना चाहिए। क्या पता एक मेथड से बच्चा नहीं समझ पाए, एक मेथड से सिर्फ एक ही बच्चा समझ पाए, दूसरे मेथड से और 2 बच्चे समझ पाए। तो एक चीज पढ़ाने के लिए आपके पास कम से कम 2 से अधिक, ठीक है, टीचिंग मेथड होना चाहिए। तो जब अलग अलग हमारे पास शैक्षिक रणनीतियां होंगी तो उसमें क्या होगा, बच्चों में और रुचियां बढ़ेंगी, उनको प्रेरणा मिलेगा सीखने में। उसके आगे हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रयोग प्रयोग में क्या है कि शिक्षक को एक ओपन माइंडेड शिक्षक होना चाहिए, कि ओपन माइंडेड पर्सन होना चाहिए। जैसे कि प्रयोग करना चाहिए और दोनों तरीकों के बीच संतुलन बनाना चाहिए, जो उनके छात्रों के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। तो दोनों जो मेथड है, लेक्चर मेथड भी और अपना रोल प्ले मेथड भी, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो कैसे, ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा गतिशील शिक्षण संस्थान। तो गतिशील शिक्षण स्थान में क्या है, जो आजकल आप कहीं भी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको खास करके आईसीटी बेस्ड क्लासेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आईसीटी बेस्ड क्लासेस मिलते हैं। आज के एजुकेशन में आईसीटी को एक सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है। तो ये इसका जो बोलने का मतलब है कि सिर्फ लगा के रखने से नहीं होगा, उसको गतिशील बनाना चाहिए। यानी कि जो संसाधन है उनको आप बच्चों को यूज करने दीजिए, या आप खुद यूज करके बच्चों को गतिशील हिसाब से पढ़ाइए, कि बच्चों को कुछ करने बोलिए, कुछ क्रिएटिविटी दिखाइए, बच्चों से कुछ क्रिएटिविटी का अपेक्षा कीजिए, इसलिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि कुछ सुझाव, क्या क्या सुझाव है। सबसे पहले जो सुझाव है वो है मिश्रित पद्धति। तो जो मिश्रित पद्धति यानी कि ब्लेंडेड मोड, ओके, ब्लेंडेड मोड में जो है हम रोल प्ले के जो तरीके होते हैं उनको हम लेक्चर मेथड के साथ कैसे मिलाएं। तो उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, या राजनीति विज्ञान हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। उसमें क्या होगा, अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे सीखें, तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप व्याख्यान विधि से, लेक्चर मेथड से पहले उनको बताइए। दूसरा आप क्या चीज करेंगे कि उनको आप बोलेंगे कि एक मतलब आप रोल प्ले कीजिए, कोई एक नेता बने, बाकी सब 2-4 नेता बने, बाकी सब बनेंगे क्लास के अपने वोटर्स बनेंगे। तो उस हिसाब से वो वोट करेंगे तो उनको सीखने को कुछ कुछ मिलेगा, कुछ कुछ नए चीज मिलेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र में हम देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, हमारे पूर्व अर्थ मंत्री जो थे पी चिदम्बरम हो गए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनके में भी हैं, इनका भी जो सोचने का तरीका है ये भी अलग अलग होगा। तो जब अर्थशास्त्र हम पढ़ा रहे हैं व्याख्यान पद्धति के माध्यम से, तो पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं एक एक रोल प्ले करिए, और उस हिसाब से आप कुछ सीखिए। तो उसमें से क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से एक उनके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा उन सब के विचार के बारे में, कि कैसे वो सोचते थे और किस हिसाब से उन्होंने कुछ भी थ्योरी अगर दिया है तो किस हिसाब से दिया है, क्या सोच के दिया है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। उसके उपरांत हम देखते हैं कि जो दूसरा सुझाव है वो क्या है, स्पष्ट आचरण के साथ सकारात्मक सीखने, यानी कि अधिगम का स्थान बनाएं। तो एक अनुकूल और सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने पर, यानी कि अधिगम का माहौल बनाने पर
ध्यान दें जो छात्र के बीच बातचीत और भागीदारी को प्रोत्साहित करे। उसके उपरांत नंबर 3 में जो सुझाव है वो है छात्रों को सशक्त बनाए। छात्रों को सशक्त कैसे बनाए? छात्रों को जो उनका जो अधिगम का प्रक्रिया है उसको चलाने के लिए उनको स्वायत्ता दीजिए, उनको ऑटोनोमस दीजिए कि हाँ, बोलिए कि आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ मगर आप किस हिसाब से आप लीडरशिप लीजिए। बच्चों को आप बोल सकते हैं कि आप लीडरशिप लीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा फील करेगा कि हाँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। बोला जाता है बीएड में ना कि बच्चे को आप फील कराइए कि यू आर इम्पोर्टेंट। ओके, यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस क्लासरूम। तो आप बच्चे को ऑटोनोमस प्रदान करिए कि बच्चा चलाए, तभी छात्र सशक्त बनेंगे। और आखिरी और चौथा, इसमें क्या है, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें, यानी कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करें। तो रोल प्ले हो गया और उसके साथ लेक्चर मेथड, दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाने के लिए जितने भी हमारे आसपास इंफॉर्मेशन है, रिसर्चेस हैं, उनको वहां पे जोड़ने के लिए, एकीकृत करने के लिए जो अपने पास जो प्रौद्योगिकी है, अपने पास जो टेक्नोलॉजी है, उसका हेल्प लीजिए। हमारा भारत सरकार भी बोलता है ना, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, तो उसका हम हेल्प ले सकते हैं। तो ये है आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो है लेक्चर मेथड और रोल प्ले मेथड के बीच क्या फर्क है, उनको हम कैसे एकीकृत कर सकते हैं, उनके क्या लाभ हैं और उनके क्या क्या सुझाव हैं। अब जरूर वीडियो में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, कुछ सुधार करना होगा वो भी बताना। और हम आगे चल के और भी बहुत सारे